Hello guys, welcome back to our channel part 3 Mafia Endless Love. Chapter 21 विराज ने ये कहे दिया जिसे रूही हो गई शौक। जहां विराज रूही की नानी और विप्लव को सजा दे रहा था वहीं रूही अपने कमरे में बहुत टेंशन में घूम रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे विराज उससे फिर से बात करने लगे, उसकी रूही से नाराजगी की दूर हो जाए, मगर रूही को कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपना फ़ोन उठाती है और उसमें रोमा और नैना को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। जैसे ही कॉल उठना है उधर से रोमा और नैना की आवाज़ आती है, हेलो बेब। वह आवाज़ बहुत ही चुलबुले अंदाज में वह दोनों बोल रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर रूही कहती है ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं क्या करूं जिससे विराज मुझसे गुस्सा होना बंद हो जाए। उसकी यह बात सुनकर वह दोनों हैरानी से कहते हैं क्या। दोनों की आवाज़ फ़ोन में से एक साथ ही निकलती है, उन दोनों को ही समझ नहीं आता रूही कहना क्या चाहती है। इसलिए रोमा कहती है रूही तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल ताकि हमें भी समझ में आ सके। तो रूही उन्हें सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद नैना और रोमा दोनों ही रूही की हालत समझ सकती थी, इसलिए नैना कहती है रूही तूने गड़बड़ी तो की है, ये बात तो सच है, तुझे एक बार विराज से बात तो करनी चाहिए था ना, तभी वह कोई सॉल्यूशन बताता। उसके बात सुनकर रूही कहती है मगर मुझे डर लग रहा था, अगर नानी सच में विवान को कुछ कर देती तो मैं विवान को कुछ नहीं होना देना चाहती थी। तो उसकी बात सुनकर रोमा कहती है इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है। उसके बाद सुनकर रूही और मैं एक साथ कहते हैं क्या। तो रोमा कहती है रूही तू जाकर विराज से बात कर, तू उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर, तभी कुछ हो सकता है। उसकी बात सुनकर नैना भी करती है हाँ रूही तू यही कर, रोमा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू मिस्टर कपूर को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगी तो वह तेरे हालत को समझ पाएंगे। इसके बाद अगर वह न माने तो वह जो बोले वह कर देना। और बोलती है तुम ये सही कह रहे हो, मैं जाकर विराज को सारी बात बता दूंगी। और वह फिर कहती है थैंक्स, तुम दोनों ने तो मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, अब मैं जाती हूँ, ओके बाय गुड नाइट कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। वही रूही फ़ोन अपने बेड के पास रखे टेबल पर रख देती है और वहाँ से सीधा विराज के रूम की तरफ चली जाती है। विराज का रूम। रूही विराट के कमरे के सामने खड़ी कुछ सोच रही थी। वह अपने आप से बोलता है क्या इतनी रात को विराज से बात करना सही होगा। फिर वह बोलती है अभी बात कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा, शायद वह सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाए। गुस्से में ये सोच रूही आगे बढ़ के विराज के रूम का दरवाजे को नॉक करती है। वही विराज कमरे के दरवाजे पर नोक सुनकर से उसे अंदर आने को कहते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि रूही इतने रात को उसके रूम में आएगी। वह उसकी तरफ हैरानी से देखा है मगर फिर कुछ सोच किसकी है, चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही रूबी जैसे ही रूम में आकर विराज को देखते हैं तो उसकी सिटी पट्टी गुल हो जाती है और साथ ही आंखें उसकी बड़ी हो जाती है क्योंकि विराज सामने सिर्फ टॉवल में खड़ा था और इसके हाथ में एक वाइन की गिलास भी थी जिसमें थोड़ा सा वाइन भी था और जिससे वह धीरे धीरे सिप करके पी रहा था, जिसमें वह और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वही रूही की नज़र विराज के पूरी बॉडी को निहार रही थी। रूही कभी ऊपर से नीचे देखती और कभी नीचे से ऊपर देखती विराज को और उसकी बॉडी दोनों को ही पूरी तरह स्कैन कर रही थी। वही विराज रूही की ऐसी हरकत पर और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। वह अपने मन में कहता है क्या बात है, तेरी इतने दिनों की मेहनत खराब नहीं गई, देख देख रूही को तेरे को देखकर कैसे लार बहा रही है। मगर उसे रूही से थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं उसे रूही कच्चा न जम आ जाए क्योंकि रूही स्टाइल उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से घूर रही थी। रूही इस वक्त विराज को अपने नशीली आंखों से देख रहे हैं। उसका ध्यान तो तब टूटा है जब विराज कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में। उसकी वॉइस में इस वक्त सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं थी, वह एकदम कोल्ड वॉइस में ये सब कहता है जिसे सुनकर रूही हड़बड़ा जाती है और वो अटकते अटकते कहती है जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि उससे आगे कुछ बोलती उससे पहले विराज कहता है मैं तुम्हें कोई माफ़ी नहीं देने वाला। उसके बाद सुनकर रूही कहती है मैं वह सब करूँगी जो आप कहोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो सब बहुत ही मासूमियत से कहती है। वही विराज रूही के मासूमियत देखकर घायल हो जाता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वह रूही की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है मगर वह बिल्कुल भी उसके सामने शो नहीं करता और वह आगे बढ़कर रूही के थोड़ा करीब जाता है। वही विराज को अपने करीब आता देख रूही सोचती है शायद विराज उसे किस करने वाला है, मगर उसकी उम्मीद के उलट विराज उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ अपने आप करीब खींच लेता है जिससे रूही विराज के सीने से जा लगती है।
वह हैरानी से विराज की तरफ देखने लगती है। विराज उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर करता है, जिससे रूही और विराज एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मेरा आज उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमने कहा ना कि तुम मेरी सारी बातें मानो, गई तो मान जाओ। रूही उसे हैरानी से देखने लगती है तो विराज उसके थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहता है, रूही तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वही उसकी बातें सुनकर रूही का तमन्ना कोई झटका लगता है। उसे ऐसा लग रहा था किसी नहीं उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया है। वह हैरानी से विराज की तरफ देखकर कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर विराज कपूर। तो विराज उसे के बालों से पकड़ अपने करीब करके कहता है, वही जो तुमने सुना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, यू बिकम माई गर्लफ्रेंड। रूही विराज की बातें सुनकर उसे देख रही थी। वही विराज कहता है, तुम्हें तो कह रही थी तुम मेरी सारी बात मानेगी, तो अब क्या हुआ रूही। विराज मासूम बनते हुए बोलता है। रूही उसकी बात सुनकर कुछ देर कुछ सोचती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो विराज रूही बात सुन के कुछ देर उसे देखता है। वो दोनों अभी भी वैसे ही खड़े थे। फिर विराज अपने चेहरे को रूही करीब लाकर अपने लिप्स से रूही के लिप्स जोड़ लेता है। वो दोनों अभी किस कर रहे थे, तभी सक्षम विराज के रूम में धरधरते हुए अंदर आ जाता है, जिसे रूही जो विराज के किस में उसका साथ दे रही थी वो उसको डाका देती है, जिसे विराज रूही से दूर हो जाता है। वह रूही की तरफ हैरानी से देखने लगता है, जिससे देखतू ही उसे तरफ इशारा करती है। वह देखा सक्षम दोनों को हैरानी से देख रहा था तो वो गुस्से में सक्षम से कहता है, यार एक दिन देख ले, एक दिन तू मेरे ही हाथों मरेगा, तू मेरे प्यार का दुश्मन बन चुका है, डर तो जाता है मुझे। फिर भी वह हिम्मत कैसे कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तेरे बेटे की गलती है, देखना कब से गला फाड़ के रो रहा है। उसके पास सुनकर विकास का ध्यान से जाता है, क्योंकि सच में बहुत बहुत तेज जरूर था। नहीं, रूही अब तक विवान को अपने गोद में लेकर शांत कर रही थी। वहीं विराट गुस्से में अपने बेटे को घूर रहा था, क्योंकि आज उसका बेटा वो भी उसके प्यार का दुश्मन बन चुका था, जिसके कारण वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी नहीं कर पा रहा था। विराज को इस वक्त विमान पर इतना गुस्सा आ रहा था, साथ ही जलन भी हो रही थी, क्योंकि उसके आते ही रूही उसको भूल गई थी। हमारा बेटा सच में बहुत शैतान है। वही उसके मुंह से हमारा बेटा सुनकर हैरानी से उसको देखने लगती है। तो विराज उसकी बात समझकर कहता है, फ्यूचर में हम शादी करेंगे तो विवान तुम्हारा भी बेटा होगा ना, तो वो हमारा बेटा कहेगा। उसके यह बात सुनकर रूही का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह सच में विराट से प्यार करने लगी थी, तो उससे दूर नहीं होना चाहती, और साथ में विवान से भी, क्योंकि पता नहीं क्यों विवान से उसे पता नहीं कैसा कौन सा रिश्ता जुड़ गया था, जिससे वह भगवान को कभी भी कहीं भी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह विवान और विराज के साथ हमेशा रहना चाहती थी। बाय बाय। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जहां विराज रूही की नानी और विप्लव को सजा दे रहा था, वहीं रूही अपने कमरे में बहुत टेंशन में घूम रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे विराज उससे फिर से बात करने लगे, उसकी रूही से नाराजगी की दूर हो जाए। मगर रूही को कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपना फ़ोन उठाती है और उसमें रोमा और नैना को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। जैसे ही कॉल उठना है, उधर से रोमा और नैना की आवाज़ आती है, हेलो बेब। वह आवाज़ बहुत ही चुलबुले अंदाज में वह दोनों बोल रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर रूही कहती है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं क्या करूं जिससे विराज मुझसे गुस्सा होना बंद हो जाए। उसकी यह बात सुनकर वह दोनों हैरानी से कहते हैं, क्या। दोनों की आवाज़ फ़ोन में से एक साथ ही निकलती है। उन दोनों को ही समझ नहीं आता रूही कहना क्या चाहती है, इसलिए रोमा कहती है, रूही तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल, ताकि हमें भी समझ में आ सके। तो रूही उन्हें सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद नैना और रोमा दोनों ही रूही की हालत समझ सकती थी, इसलिए नैना कहती है, रूही तूने गड़बड़ी तो की है, ये बात तो सच है, तुझे एक बार विराट से बात तो करनी चाहिए था ना, तभी वह कोई सॉल्यूशन बताता। उसके बात सुनकर रूही कहती है, मगर मुझे डर लग रहा था, अगर नानी सच में विवान को कुछ कर देती तो मैं विवान को कुछ नहीं होना देना चाहती थी। तो उसकी बात सुनकर रोमा कहती है, इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है। उसके बाद सुनकर रूही और मैं एक साथ कहते हैं, क्या। तो रोमा कहती है, रूही तू जाकर विराज से बात कर, तू उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर, तभी कुछ हो सकता है। उसकी बात सुनकर नैना भी करती है, हाँ रूही तू यही कर, रोमा बिल्कुल ठीक कह रही है।
तू मिस्टर कपूर को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगी तो वह तेरे हालत को समझ पाएंगे। इसके बाद अगर वह न माने तो वह जो बोले वह कर देना। और बोलती है तुम ये सही कह रहे हो, मैं जाकर विराज को सारी बात बता दूंगी। और वह फिर कहती है थैंक्स, तुम दोनों ने तो मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, अब मैं जाती हूँ, ओके बाय गुड नाइट कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। वही रूही फ़ोन अपने बेड के पास रखे टेबल पर रख देती है और वहाँ से सीधा विराज के रूम की तरफ चली जाती है। विराज का रूम। रूही विराट के कमरे के सामने खड़ी कुछ सोच रही थी। वह अपने आप से बोलता है क्या इतनी रात को विराज से बात करना सही होगा। फिर वह बोलती है अभी बात कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा, शायद वह सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाए। गुस्से में ये सोच रूही आगे बढ़ के विराज के रूम का दरवाजे को नॉक करती है। वही विराज कमरे के दरवाजे पर नोक सुनकर से उसे अंदर आने को कहते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि रूही इतने रात को उसके रूम में आएगी। वह उसकी तरफ हैरानी से देखा है, मगर फिर कुछ सोच किसकी है, चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही रूबी जैसे ही रूम में आकर विराज को देखते हैं तो उसकी सिटी पट्टी गुल हो जाती है और साथ ही आंखें उसकी बड़ी हो जाती है, क्योंकि विराज सामने सिर्फ टॉवल में खड़ा था और इसके हाथ में एक वाइन की गिलास भी थी जिसमें थोड़ा सा वाइन भी था और जिससे वह धीरे धीरे सिप करके पी रहा था, जिसमें वह और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वही रूही की नज़र विराज के पूरी बॉडी को निहार रही थी। रूही कभी ऊपर से नीचे देखती और कभी नीचे से ऊपर देखती विराज को, और उसकी बॉडी दोनों को ही पूरी तरह स्कैन कर रही थी। वही विराज रूही की ऐसी हरकत पर और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। वह अपने मन में कहता है क्या बात है, तेरी इतने दिनों की मेहनत खराब नहीं गई, देख देख रूही को तेरे को देखकर कैसे लार बहा रही है। मगर उसे रूही से थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं उसे रूही कच्चा न जमा जाए, क्योंकि रूही स्टाइल उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से घूर रही थी। रूही इस वक्त विराज को अपने नशीली आंखों से देख रहे हैं। उसका ध्यान तो तब टूटा है जब विराज कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में। उसकी वॉइस में इस वक्त सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं थी, वह एकदम कोल्ड वॉइस में ये सब कहता है जिसे सुनकर रूही हड़बड़ा जाती है और वो अटकते अटकते कहती है जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आगे कुछ बोलती उससे पहले विराज कहता है मैं तुम्हें कोई माफ़ी नहीं देने वाला। उसके बाद सुनकर रूही कहती है मैं वह सब करूँगी जो आप कहोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सब बहुत ही मासूमियत से कहती है। वही विराज रूही के मासूमियत देखकर घायल हो जाता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वह रूही की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मगर वह बिल्कुल भी उसके सामने शो नहीं करता और वह आगे बढ़कर रूही के थोड़ा करीब जाता है। वही विराज को अपने करीब आता देख रूही सोचती है शायद विराज उसे किस करने वाला है, मगर उसकी उम्मीद के उलट विराज उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ अपने आप करीब खींच लेता है, जिससे रूही विराज के सीने से जा लगती है। वह हैरानी से विराज की तरफ देखने लगती है। विराज उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर करता है, जिससे रूही और विराज एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मेरा आज उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुमने कहा ना कि तुम मेरी सारी बातें मानो, गई तो मान जाओ। रूही उसे हैरानी से देखने लगती है तो विराज उसके थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहता है रूही तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वही उसकी बातें सुनकर रूही का तमन्ना कोई झटका लगता है, उसे ऐसा लग रहा था किसी नहीं उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया है। वह हैरानी से विराज की तरफ देखकर कहती है आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर विराज कपूर। तो विराज उसे के बालों से पकड़ अपने करीब करके कहता है वही जो तुमने सुना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, यू बिकम माई गर्लफ्रेंड। रूही विराज की बातें सुनकर उसे देख रही थी। वही विराज कहता है तुम्हें तो कह रही थी तुम मेरी सारी बात मानेगी, तो अब क्या हुआ रूही। विराज मासूम बनते हुए बोलता है। रूही उसकी बात सुनकर कुछ देर कुछ सोचती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो विराज रूही बात सुन के कुछ देर उसे देखता है। वो दोनों अभी भी वैसे ही खड़े थे। फिर विराज अपने चेहरे को रूही करीब लाकर अपने लिप्स से रूही के लिप्स जोड़ लेता है। वो दोनों अभी किस कर रहे थे, तभी सक्षम विराज के रूम में धरधरते हुए अंदर आ जाता है, जिसे रूही जो विराज के किस में उसका साथ दे रही थी वो उसको डाका देती है, जिसे विराज रूही से दूर हो जाता है। वह रूही की तरफ हैरानी से देखने लगता है, जिससे देखतू ही उसे तरफ इशारा करती है। वह देखा सक्षम दोनों को हैरानी से देख रहा था तो वो गुस्से में सक्षम से कहता है यार एक दिन देख ले, एक दिन तू मेरे ही हाथों मरेगा, तू मेरे प्यार का दुश्मन बन चुका है, डर तो जाता है।
मुझे फिर भी वह हिम्मत कैसे कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तेरे बेटे की गलती है, देखना कब से गला फाड़ के रो रहा है। उसके पास सुनकर विकास का ध्यान से जाता है, क्योंकि सच में बहुत बहुत तेज जरूर था। नहीं, रूही अब तक विवान को अपने गोद में लेकर शांत कर रही थी। वहीं विराट गुस्से में अपने बेटे को घूर रहा था, क्योंकि आज उसका बेटा, वो भी उसके प्यार का दुश्मन बन चुका था, जिसके कारण वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी नहीं कर पा रहा था। विराज को इस वक्त विमान पर इतना गुस्सा आ रहा था, साथ ही जलन भी हो रही थी, क्योंकि उसके आते ही रूही उसको भूल गई थी। हमारा बेटा सच में बहुत शैतान है, वही उसके मुंह से हमारा बेटा सुनकर हैरानी से उसको देखने लगती है। तो विराज उसकी बात समझकर कहता है, फ्यूचर में हम शादी करेंगे तो विवान तुम्हारा भी बेटा होगा ना, तो वो हमारा बेटा कहेगा। उसके यह बात सुनकर रूही का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह सच में विराट से प्यार करने लगी थी, तो उससे दूर नहीं होना चाहती, और साथ में विवान से भी, क्योंकि पता नहीं क्यों विवान से उसे पता नहीं कैसा कौन सा रिश्ता जुड़ गया था, जिससे वह भगवान को कभी भी कहीं भी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह विवान और विराज के साथ हमेशा रहना चाहती थी। चैप्टर 22 ये रिंग इस बात का सबूत है कि अब तुम मेरी हो। सुबह का समय, विराज का बेडरूम में रूही और विराज सो रहे थे, साथ ही उनके साथ विवान भी था। इस वक्त रूही विराज और विवान के बीच में सो रही थी, क्योंकि विराज रूही के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, वही विवान भी कल रूही को छोड़ नहीं रहा था। इसलिए विराट ने रूही और विवान को अपने ही बेडरूम में सुला दिया था, क्योंकि विराज का बेड काफ़ी बड़ा था, क्योंकि वो किंग साइज का था, इसीलिए तीनों कंफर्टेबल होकर सो गए थे। इस वक्त विराज ने रूही की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था, और वही रूही का सर विराज के हाथ पर रखा था, और रूही का एक हाथ विवान के पेट पर रखा हुआ था। वह तीनों ही साथ में एक क्यूट सी फैमिली लग रहे थे। थोड़ी देर बाद रूही है नींद खुलती है, तो वह अपने आप को किसी अलग कमरे में देखकर थोड़ी चौंक जाती है, जिससे वह झटके से उठती है, मगर वह बैठ नहीं पाती, क्योंकि विराज ने उसे बहुत कस के पड़ा हुआ था, जिससे ही रूही उठ नहीं पा रही थी। अब तक रूही अपने होश में वापस आ चुके थे, उसकी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। रूही मुड़कर विवान को देखती हैं, जो कि आराम से सो रहा था, वही उसके आगे एक पिलो लगा हुआ था ताकि वह नीचे ना गिरे। रूही विवान को सोता देख उसके माथे पर किस करती है, और वह फिर विराज की तरफ देखती है, जो कि काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। रूही थोड़ी मुश्किल से विराज का हाथ अपने कमर से हटती है, और फिर बैठकर विराज की तरफ देखती है। वह थोड़ा नीचे झुक के विराज के फेस को निहार रही थी, वह विराज की हर एक चेहरे के एलिमेंट को देख रही थी। विराज की चेहरे के हर एक फीचर को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि विराज का नाका काफ़ी परफेक्ट शेप में था, उसकी आंखें और उसके पलके, बल्कि रूही को विराज के पलकों से जलन हो रही थी, क्योंकि विराज के पलके काफ़ी ज़्यादा थे और रूही के थोड़े कम, इसके कारण से मस्कारा यूज़ करना पड़ता था ताकि वह अपने पलकों को और भी ज़्यादा दिखा सके। रूबी अपनी उंगली से विराज के नाक को छूती है, फिर उसकी नज़र विराज के लिप्स पर जाते हैं, जो कि थोड़े पिंक कलर के थे। रूही अभी भी विराज को देख रही थी और वह उसी में थी, खोई हुई थी। तभी विराज कहते हैं, थोड़ा सा इस पे किस कर लो ताकि मेरी यह सुबह और भी ज़्यादा सुहानी हो जाए। वही रूही विराज की बेशर्मी वाली बातें सुनकर शर्मा जाती है और वह अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, जिसे देख विराज रूही की जो को पढ़कर अपने करीब करता है और उसकी लिप्स पर अपने लिप्स को टच करके छोड़ देता है, जिसे रूही की आंखें बड़ी किए हैरानी सी विराज को देख रही थी, जिसे देख विराज कहते हैं, क्या हुआ, इतने में तुम खुश नहीं हुई और चाहिए क्या? वह ये सब बहुत मासूमियत से कहता है। उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह जल्दी से उसके वहाँ से बाथरूम में भाग जाती है। वही विराज उसको ऐसे भागते देख उसको हंसी आ जाती है और वो उसे देख अपने मन में बोलता है, सीरियसली दिस गर्ल इज़ रियली क्रेजी। विराज इतना कहकर विवान की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। वह अपनी बेटे को सोता देख प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है और वो भी दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। थोड़ी देर बाद विराज तैयार होकर अपने रूम में आता है, तो वह देखता है कि रूही विवान को कपड़े पहन रही थी, जो कि इस वक्त नहाकर आया हुआ लग रहा था। विराज अभी रूही के पास ही जा रहा था, तभी विराज का रूम के गेट पर नॉक करता है, जिसे रूही और विराज दोनों ही गेट के तरफ देखते हैं, तो वहाँ सक्षम खड़ा था। उसको देखकर विराज की आंखें छोटी हो जाती है, वह सक्षम की तरह घूर के देखता है, जिससे सक्षम डरकर कहता है, भाई 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 बाहर अनुराग आया हुआ है। वो ये सब एक सांस में कहता है।
जिसे सुनकर विराट के कान खड़े हो गए थे। वह सक्षम की तरफ देखकर कहता है वह यहाँ क्या कर रहा है, तो उसके बाद तो सक्षम कहता है मुझे नहीं पता, वह खुद है, वह तुझसे मिलना चाहता है, चल। तो उसके बाद पर विराज सुनकर विराज भी उसके साथ नीचे चला जाता है। वो दोनों जब नीचे आते हैं तो वह देखते हैं सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि दिखने में ठीक ठाक ही था, बट उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वही विराज जाकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है। वही उसको अपने सामने बैठे देखकर अनुराग मुस्कुरा कर विराज से हाथ मिलता है और कहता है कैसे हो विराज। तो विराज कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, और इतनी सुबह मेरे घर पर। विराज के सवालों को सुनकर अनुराग कहता है फिर एक्चुअली जो हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके लिए ही मैं कुछ डिस्कस करने आया था। उसके बाद सुनकर विराट में जवाब देता है और वह कहता है तो हम भी लोग ऑफिस में ही चलकर बातें कर लेंगे ये सब। मैं बता देता हूँ विराज अनुराग से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अनुराग विराज का एक नॉर्मल फ्रेंड है और साथ उन दोनों ही ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर काम करते थे, बस इसलिए विराज अनुराग से सीधे मुंह बात कर लेता था। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे तभी वहां पर रूही आ जाती है और उसे देख अनुराग विराज से पूछता है ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। तो उसकी बात सुनकर विराज को थोड़ी सी जलन होती है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रूही को कोई कम्प्लीमेंट दे या उसे कोई देखे, इसलिए वह रूही को अपने पास आने का इशारा करता है, जिसे समझकर रूही विराज के पास आती है। फिर विराज खड़ा होकर रूही की कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच कहता है अनुराग यह मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी होने वाली बीवी है। अनुराग को मारो झटका लगा हो, वो हैरानी से विराज और रूही को देख रहा था, मगर फिर वो अपने आप को नॉर्मल करने लगता है। मगर रूही ये बात सुनकर हैरानी से विराज के कान में धीरे से कहती है मैं कब तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई। तो उसका जवाब विराज भी उसके कान में धीरे से देता है जो तुम्हारे हाथ के खूबसूरत उंगलियों में वह रिंग है ना, वो इस बात का प्रूफ है कि तुम अब सिर्फ मेरी हो। वही रूही ये बात सुन के अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर ये बात सुन के उसके कान लाल हो जाते हैं। वही उन दोनों को ऐसे देख अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ाकर रूही कहता है हेलो मिस कपूर, जिसे सुनकर और देखकर रूही भी अपना हाथ अनुराग से मिलती है, मगर उसको अनुराग के टच से अजीब महसूस होता है। वही अनुराग रूही के हाथ को आगे बढ़कर किस करने वाला होता है, तभी उसकी नज़र विराज पर जाती है जो कि उसको ही अपने डेंजरस आंखों से घूर रहा था। जिसे देख अनुराग रूही का हाथ छोड़ देता है, मगर अपने मन में वो काफ़ी ज़्यादा उसे विराज पर गुस्सा और उसे जलन हो रही थी। चैप्टर 23 एक और प्यार का दुश्मन। रूही वहाँ से किचन और चली जाती है क्योंकि उसे काफ़ी बनाना था, क्योंकि विराज को उसके हाथों की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वह विराज और अनुराग के लिए अपने हाथ की कॉफ़ी बनाने चली जाती है। वही अनुराग उसे किचन की ओर जाता देख विराज से कहता है मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। उसके बाद सुनकर विराज उसे जाने को कह देता है। वही अनुराग बाथरूम जाने के बजाय किचन की ओर चला जाता है, जहां पर रूही कॉफ़ी बनाने के लिए नीचे के प्लॉट से कुछ सामान निकाल रही थी, जिसके कारण वह झुकी हुई थी। वही अनुराग रूही को बड़े गंदे नज़र से देख रहा था। वह अपने हाथ बढ़ाकर रूही को छूने की कोशिश करता है। वह जैसे ही रूही की कमर को छूने वाला होता है तभी रूही एक झटके से पलट जाती है और वहां पर अनुराग को देखकर काफ़ी हैरान थी। वह उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी, जिसे समझकर अनुराग कहते हैं एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि बाथरूम किस साइड है। उसकी यह बात सुनकर एक नज़र देखी है, फिर बोलती है आपको आगे से लेफ्ट जाना है, वहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। उसके बाद सुनकर अनुराग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रूही एक गहरी सांस रहती है और कहती है रूही से तुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए, यह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इतना कहकर वह फिर से कॉफ़ी बनाने लगती है। अनुराग फिर से आकर सोफे पर बैठ जाता है, जहां मेरा आज अपने मोबाइल पर कुछ मेल चेक कर रहा था, तभी वहां पर हुई अपने हाथ में ट्रेली आती है और वह टेबल पर काफ़ी रख देती है, जिसे देख विराज अपना फ़ोन बंद करके पॉकेट में रख लेता है और वह रूही की कमर पकड़ लेता है और कहता है आओ बैठो, तुम्हें हमारे साथ कॉफ़ी पियो रूही। वह इतना कहकर प्यार से रूही को अपने बाजू में बैठा लेता है। वहीं उन दोनों को इतना करीब बैठा देख अनुराग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विराज पर। वह गुस्से में विराज को देख रहा था, मगर फिर भी अपने आप को नॉर्मल करके कॉफ़ी पीने लगता है। कॉफ़ी पीने के बाद रूही अपने रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। वही उसके जाने के बाद अनुराग विराज की तरफ देखकर कहता है विराज मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
उसकी बात सुनकर विराज उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगता है, जिससे अनुराग उससे कहता है क्या मैं आज तुम्हारे घर रह सकता हूँ। तो उसके पास सुनकर फिर आज उसकी तरफ हैरानी से देखा है, फिर बोलता है क्यों, शहर में होटल और कॉटेज बंद हो चुके हैं क्या। उसकी यह बात सुनकर अनुराग को बहुत गुस्सा तो आता है विराज पर, मगर अपना गुस्सा छुपाकर वह मीरा से कहता है क्या मैं एक दिन के लिए भी नहीं रह सकता, कल वैसे भी मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा, एक दिन के लिए मुझे रहना है, वह भी होटल जाना पड़े, कैसा लगेगा, वैसे भी तुम लोग के साथ रहने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं कल अपनी चीज़ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर विराज कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, उसे थोड़ा ये बात अजीब तो लगी मगर फिर इस पर ध्यान नहीं दिया और वह अनुराग को यहीं रहने के लिए इजाज़त दे देता है। वही रूही भी उन्हीं लोग के पास आ रही थी, वह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, अपने मन में कहती है क्या ये पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, इतना सोच वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वही अनुराग वहाँ से चला जाता है क्योंकि किसका एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया होता, उसे अटेंड करने के लिए वह गार्डन की तरफ चला जाता है। वही उसके जाने के बाद रूही विराट के पास आती है और इसी बाजू में बैठकर विराट से कहती है फिर आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो उसके पास सुनकर विराट उसकी बात समझकर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अनुराग यहाँ क्यों रहना चाहता है, बट रूही एक दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वह यहाँ से चला ही जाएगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम रिलैक्स हो जाओ। विराज बात समझकर रूही भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि विराज जब कह रहा था तो कुछ सोच समझकर ही कह रहा होगा। ये सोचकर रूही विराज से कुछ नहीं बोलता और वह चुपचाप विवान के रूम में चल जाती है क्योंकि विवान इस वक्त वहीं पर सो रहा था, क्योंकि सुबह के समय जब रूही ने उसे नहलाया था तब भी विवान को नींद आ रही थी, जिसे देखकर रूही ने फटाफट सुबह फ्रेश करके और ब्रेकफास्ट कर सुला दिया था, इसलिए वह विवान को चेक करने चल जाती है। वही जब अनुराग वापस आता है तो विराज उसको एक मेड के साथ उसको गेस्ट रूम में भेज देता है और वह खुद भी विवान के रूम की तरफ चला जाता है। वही गेस्ट रूम में अनुराग अपने रूम में आकर उसे मेड को वहां से जाने को कह देता है, उसके बाद वह पर रखे बेड पर बैठते हुए अपना फ़ोन निकलता है और उसे मैं रूही की पिक्चर को देखते हुए बोलता है काफ़ी दिनों से तुम्हें मैं ढूंढ रहा था बेबी गर्ल, आखिर में तुम मुझे मिली गई, मगर तुमने विराज के साथ रहकर अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें सज़ा भी बहुत जल्द मिलेगी माय बेबी गर्ल, खुद को मेरे सज़ा को जीने के लिए तैयार कर लो माय बेबी गर्ल। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है, उसको देखकर कोई भी समझ जाता है वह कितना बड़ा साइको है, क्योंकि वह रूही को पाने के लिए किस पागल से काम नहीं लग रहा था, वह रूही को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, ऐसा लग रहा था। वही रूही विवान के रूम में विवान के फेस को वाइप्स के मदद से साफ कर रही थी और विवान भी जाग चुका था, क्योंकि विवान के फेस पर उसका सालाइवा लगी हुई थी, क्योंकि भगवान सोते समय अपना मुंह खोलकर सो रहा था, जिसके कारण उसका सलाइवा पूरे उसके फेस पर लगा था, उसे रूही साफ कर रही थी, तभी वहां पर विराज आ सकता है और रूही को कमर को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे रोहित थोड़ा डर जाती है। वही विवान विराज को देख करके बोलने लगता है दादा दादा। विवान की बात सुनकर रूही अनजान बनते हुए विवान से पूछती हैं विवान देखो कौन है मेरे पीछे। विवान बोलने लगता है, फिर से बोलना लगता है दादा। वही विराज अपने बेटे के मुंह से अपने लिए दादा वर्ड सुनकर काफ़ी खुश हो रहा था, वह विवान को अपनी गोद में लेकर उसके माथे पर और उसके गालों पर किस करने लगता है, जिससे विवान भी मुस्कुराने लगता है। वही उन दोनों को ऐसे देखकर रूही भी मुस्कुरा रही थी। चैप्टर 24 क्या रूही अनिरुद्ध से बच पाएगी। विराज सुबह से ही अपने स्टडी रूम में बैठकर सारे काम कर रहा था, क्योंकि वह आज ऑफिस नहीं जाने वाला था। उसका प्लान ये था कि आज वह पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि अनुराग भी यहाँ था, इसलिए उसे ठीक नहीं लगा रूही और विवान को अकेले छोड़कर जाने का। वह अपने काम में व्यस्त था, तभी कुछ देर बाद उसका एक फ़ोन कॉल आता है। कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करने के बाद विराज के चेहरे पर फ़ोन पर बात करने के बाद थोड़ा परेशानी दिख रही थी, क्योंकि उधर से जो इंसान था उसने कुछ ऐसा कहा था जिससे विराज परेशान हो गया था, इसलिए वह उठ के अपने रूम की तरफ चला जाता है। अपने रूम में तैयार होने के बाद वह रूही के रूम में जाता है, क्योंकि इस वक्त रूही अपने रूम में थी और साथ ही विवान भी उसके साथ था, क्योंकि इस टाइम दोपहर का समय था, तो रूही भी विमान के साथ सोई हुई थी। जब विराज रूम का दरवाज़ा खोल रूम के अंदर जाता है तो वह रूही को देखता है, जो कि विवान को अपने ऊपर सुला रखा था। उसको ऐसे विवान क्यों अपने ऊपर चलाया देख वह विवान की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह सोते वक्त मुस्कुरा रहा था और वह रूही के कपड़ों को पकड़ा हुआ था, जैसे कि रूही कहीं मुझे छोड़ के भाग जाएगी अगर उसने उसका कपड़ा छोड़ दिया तो।
नहीं, विराज विवान को देख अपने मन में बोला, अब समझ में आया इसको क्यों सबसे ज्यादा रूही के पास सोने में अच्छा लगता है, उसकी गोद में जाना है क्यों अच्छा लगता है। इतना कहकर वो रूही की चेस्ट को तरफ देखता है। फिर उसके बाद वह आगे बढ़कर रूही के ऊपर से विवान को हटाकर उसके बाजू में रख देता है और विवान के माथे पर किस करके कहते हैं, माय नॉटी बॉय स्टे अवे फ्रॉम माय सिली गर्ल। वही विवाह और उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ नींद नहीं रूही की कमर पर अपना हाथ रख देता है, जिसे देख विराज की आंखें गहरी हो जाती है और वह अपने बेटे के हाथों को खुलने लगता है जो कि इस वक्त रूही के कमर पर थे, जो कि काफ़ी छोटे से थे। विराज विवान का हाथ रूही के कमरे से हटकर एक छोटे से टेडी बेयर पर रख देता है। फिर उसके बाद आगे बढ़कर रूही के सर पर किस करता है और उसके गालों पर एक किस करके वहां से चला जाता है। विराज को किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा था, वही रूही इसी तरह नॉर्मल रूटीन फॉलो करती है। रात के 9 बजे के करीब अपना सारा काम करके विवाह को लेकर रूम में चली जाती हैं। इस वक्त भी मेंशन में कोई भी नहीं था, सक्षम में किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और विराज भी किसी काम के सिलसिले में गया था, बट अभी तक वापस नहीं आया था। रात के 11 बजे के करीब रूही के रूम का गेट कोई धीरे से खोलता है और अपने धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ रूही के पास आता है। रूही के पास पहुंच गए उसके चेहरे पर अपना हाथ फिरता है, जिसे महसूस होगी कि नींद खुल जाती है। वह हैरानी से और झटके से एक साथ उठती है। वह सामने देती है, उसके सामने अनुरोध खड़ा था, जो उसे देखकर एक शातिर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। उसके पास आने लगता है, जिसे देखकर थोड़ा पीछे जाने लगती है। फिर उसे विवान का ख्याल आता है, जो कि उसे वक्त उसके बाजू में सोया हुआ था। रूही अपने तिरछी नज़रों से विवान को देखती हैं, जो कि इस वक्त सो रहा था। तब तक अनिरुद्ध उसके पास आ चुका था, जिसे देख रूही सरतक हो गई थी। जैसे ही अनिरुद्ध उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, रुकी एक झटके से अपना लात उसके सीने पर मरती है, जिससे अनुरोध संभाल नहीं पाता और सीधा नीचे फ्लोर पर जाकर गिरता है, जिसे रूही मौका मिलता है वह से भागने का और रूही को मौका मिलता है तुरंत वह विवान को अपने गोद में उठाकर वहां से भाग जाती है। वही अनुरोध भी रूही के पीछे पीछे जाने लगता है, मगर रूही जब कॉरिडोर में आती है तो वह डर जाती है, क्योंकि पूरा कॉरिडोर अंधेरे से डूबा हुआ था, यहाँ तक कि पूरा मैंशन ही अंधेरे से डूबा हुआ था। रूही भागते हुए सीधे विराज के कमरे की ओर जाती है, मगर वो वहां तक नहीं जा पाती है, क्योंकि तब तक अनिरुद्ध उसे पकड़ने वाला होता है। इसलिए रूही एक बार चमका अनिरुद्ध को देखकर वहां से सीधे विवान के रूम भाग जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। वही अनिरुद्ध को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती है। वह अपने मन में बोलते हैं, वह बेबी गर्ल तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन निकली, कोई बात नहीं, मगर मैं तुमसे भी ज्यादा चालक और स्ट्रांग हूँ, जिसे मैं एक दरवाजा तो तोड़ भी सकता हूँ। ये कहते हुए अनुरोध के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो रूही जिस रूम में गई थी उसे तरफ चला जाता है। इस वक्त रूही काफ़ी देरी और घबराई हुई थी, वो विवान को अपने सीने लगाए रो रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इस डर से कांप रही थी। वही विवान भी अब तक उठ चुका था और वो भी रो रहा था, जिसे रूही विवान को चुप करने की कोशिश करने लगती है, मगर तभी उन्हें अनिरुद्ध की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहा था, अनिरुद्ध, रूही रूही चुपचाप बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने रूही रूही, इतना कहकर वो रूम का दरवाजा को जोर से खटखटाने लगता है। वही रूही तो उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वो डर से कौप रही थी, वो बुरी तरह डरी हुई थी। वो बस अपने मन में विराज को याद कर रही थी। वही तभी उसे दरवाजे पर धक्का देने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब था अनिरुद्ध दरवाजे की तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे रूही और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वह कुछ करती उससे पहले ही इस फ़ोन की रिंग से सबके कान में पड़ती है, क्योंकि रूही जिस रूम में थी वहाँ का रेड लाइन पर किसी का फ़ोन आ रहा था, जिससे रूही उसे डायरेक्शन में देखती है जहां पर फ़ोन बज रहा था। वह भागते हुए उसे फ़ोन के पास जाती है और उठाती है, तो उधर से आवाज़ सुनती है जिसमें कहा जा रहा था, कौन है? रूही का है, सब कहा है। वह आवाज़ विराज की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि वो कब से रूही के फ़ोन पर कॉल कर रहा था, जिसे रूही रिसीव नहीं कर रही थी, जिसे विराज ने घर के सारे फ़ोन पर कॉल किया, बट वो फ़ोन बंद बातें रहे थे, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए वो घर के लिए निकल गया था, बट अभी उसे टाइम लगता मेंशन पहुंचने में, इसलिए फ़ोन ट्राई कर रहा था ताकि वह अपने मन की बेचैनी को शांत कर सके।
वही रूही विराज की आवाज़ सुनते हुए कहती हूँ विराज जल्दी आओ मुझे बचा लो। नहीं वो इसके आगे कुछ बोलती तब तक कोई उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन को ज़मीन पर पटक देता है, जिससे हुई हैरानी से पीछे मुड़कर देखती हैं कि अनिरुद्ध उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिससे रूही डरकर उसे दूर जाने की कोशिश करती है तो अनिरुद्ध उसके बालों को पकड़कर अपने करीब करके कहता है, अनिरुद्ध अब से सिर्फ मेरी हुई। इतना कहकर वो शैतानों जैसे हंसने लगता है। चैप्टर 25 मिसिंग रूही। दूसरी तरफ फिर आज जब अपने मेंशन पहुंचता है तो वहां पर सारा नज़ारा देखा है जहां पर पूरा मेंशन खाली था और उसी के पीछे पीछे सक्षम और डैनी में आ रहे होते हैं, वह भी साथ में। ये सब नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे तो विराज ऑर्डर देते हुए बोलता है जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो कहाँ है बाकी सब कहाँ है। उसकी यह बात सुनकर डैनी तुरंत वहां से चला जाता है, वही सक्षम और विराज अंदर की तरफ चले जाते हैं। विराज तुरंत रूही के कमरे में जाता है, वही सक्षम बाकी कैमरे चेक कर रहा था, वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी विराज और सक्षम के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ती है तो वह तुरंत उसे तरफ चले जाते हैं जो कि विवान का कमरा था। सक्षम और विराज अंदर जाकर देखते हैं कि विवान अपने पालने में बहुत रो रहा था, जिसे देख विराज आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में लेता है और उसे शांत करने लगता है। तभी उसकी नज़र पालने में लगे ढेर सारी खून पर जाती है और वह सिर्फ उस पालने पर नहीं था बल्कि वहां से बेड तक पूरा खून लगा हुआ था। विराज उन खून दबे का पीछा करता है, तब उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। उस बेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पर कुछ हुआ हो, वो बेड के हालात बहुत खराब थी। जिसे देख विराज को बेचैनी होने लगी थी, उसे रूही की फिक्र होने लगी थी। मैं बस रूही के बारे में ही सोच रहा था। जिसे देख सक्षम उसके हाथ से विवान को अपने गोद में ले लेता है तो विराज भी उसे विवान को दे देता है और फिर एक झटके के साथ फ्लोर पर गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है वो मेरी रूही के साथ कुछ नहीं कर सकता। और वही लाइन बार बार बोलने लगता है जैसे कि वो अपने आप को ये यकीन दिला रहा हो कि उसकी रूही अभी भी सेफ है। इतना कहकर हो गुस्से में चिल्लाता है मगर तब भी उसे सांस लेना प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे ही विराज खड़ा होकर तुरंत उसे रूम से बाहर चला जाता है। वही इस सक्षम को भी विराज की हालात ऐसे देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था, फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो भी विराज के पीछे चला जाता है। वही विराज सीधा बालकनी में आता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उन ठंडी हवा महसूस वो अपने आप को शांत करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे सुनकर विराट अपना फ़ोन निकालकर कान पर लगता है तो उधर से आवाज़ आती है, कैसे हो तुम मेरे दोस्त विराज? तुम्हारा गर्लफ्रेंड रूही इस वक्त मेरे पास है और मेरे बाहों में सो रही है, तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब से सिर्फ वह मेरी है और उसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से वह मेरी पूरी तरह हो गई है। वही इस बात सुनकर विराज का खून खौल जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, याद रखना तू मेरे हाथ आया ना तो मैं अपने हाथों से तुझे मौत दूंगा। इतनी भयानक मौत होगी तेरी खुद की रूह भी कांप जाएगी। ये तू चांद है? तो उसके बाद में फ़ोन पर हंसते हुए कहता है, हाँ ब्रेस्ट में ये सब सपने दिखाते रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें हुई से पानी के लिए पहले मुझे ढूंढना होगा और तुम्हें ढूंढने में बहुत समय लगने वाला है। तब तक शायद रूही मेरे बच्चों की माँ तक बन जाएगी। ये सब वो मजाक भरे लहजे में बोल रहा था और ये बोलते हुए वो हंसने लगता है और फ़ोन कट कर देता है। वही उसकी बात सुन के विराज गुस्से में अपना फ़ोन पटाकर कर तोड़ देता है और गुस्से में एक एक शब्द चबाते वह कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया अनुराग, तुझे इसकी कीमत बहुत जल्द चुकानी होगी। इतना कहेकर विराज सक्षम की तरफ देखता है तो सक्षम कहता है, फिक्र मत करो, उसका पता हम जल्दी निकाल लेंगे, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। उसका पता मिलते ही हम लोग उसको ऐसी मौत मारेंगे कि उसके साथ पुश्ते भी याद रखे गई। ये सब कहते हुए सक्षम इस वक्त काफ़ी डेंजरस लग रहा था। वही इस वक्त सक्षम के पास विवान नहीं था, वह इस वक्त डैनी के साथ था, क्योंकि उसे चोट लगी थी। एक्चुअली बात ऐसी थी कि अनुराग ने विवान को जान से मारने की कोशिश की थी मगर वह उसमें काम है आप नहीं हो पाया था। शायद रूही ने उसे बचा लिया था, इसी वजह से विवान कुछ ज़्यादा छोटे नहीं लगी। मगर हाँ, उसके ऊपर जो खून लगा हुआ था वह विवान का नहीं बल्कि रूही का था। शायद उसे बहुत ज़्यादा छोटे लगी हुई थी जिसका खून उसे वक्त बेड पर था। और यह बात जान के ही विराज को और भी ज़्यादा अनुराग पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन इस वक्त अनुराग के पास जाकर
उसको जिंदा दफन कर देने का मन कर रहा था। उसका बस चलता तो वह फिर से पेस्ट में जाकर वही के पास ही रहता और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनुराग उसके साथ धोखा करेगा, और यह बात से तो विराट को सबसे ज़्यादा नफरत थी। पहले धोखा, दूसरा उसकी रूही और उसके बेटे पर हाथ डालना, जो कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मैटर करते थे। अनुराग ने अपने हाथ ही अपनी मौत को बुलावा दिया था, जिसकी मौत इतनी भयानक होने वाली थी कि कोई भी नहीं जान सकता शिव विराज के, क्योंकि विराज ही है जो उसे सजा देगा। चैप्टर 26 विराज को पता चला अनुराग का ठिकाना। दूसरी तरफ अनुराग एक शिप में था और वहां से खड़े होकर पूरे ओशियन को देख रहा था। तभी उसके पीछे एक आदमी आकर कहता है, सर मैडम को होश आ चुका है। वह उसे वहां से जाने का इशारा करता है और फिर खुद एक रूम में चला जाता है जहां पर रूही बेड से बंधी हुई लेटी थी। उसे होश आ चुका था, इसलिए वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर तब भी वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दोनों हाथ बेड पर बंधे हुए थे। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वह करें तो कर कैसे और अनुराग से बच्चे कैसे। वही अनुराग उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है, क्योंकि रूही के माथे और हाथों पर इस वक्त पट्टी बंधी थी जहां पर उसे चोट लगी थी। अनुराग ने उसे पर दवा लगाकर पट्टी बंधी थी ताकि खून ज़्यादा ना गिर पाए। अनुराग उसके पास आता है और उसके माथे को छूकर कहते हैं, रिलैक्स बेबी गर्ल रिलैक्स, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये कहकर एक जहरीली मुस्कान के साथ रूही को देखने लगता है। वही रूही इस वक्त अनुराग से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे अनुराग एक पागल आदमी लग रहा था, एक क्षण की आदमी लग रहा था जो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है। वही अनुराग रूही की मां की बात समझ रहा था और उसे रूही को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। वह रूही के करीब और आता है और उसकी बेड पर बैठ जाता है और प्यार से उसको निहारत हुए अपनी गंदी नज़रों से देखने लगता है। वह उसे देख अपना हाथ आगे बढ़कर उसके चेहरे को छूता है और अपने हाथ को उसके गर्दन तक ले जाता है, जिससे रूही बुरी तरह काँप जाती है। उसे अनुराग के छुअन से घिन आ रही थी, मगर वह चाहकर भी अनुराग को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसका बस चलता तो वह अनुराग को जान से मार देती, मगर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। वही अनुराग रूही की गर्दन से अपना हाथ हटाकर अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास ले जाता है, जिससे रूही अपनी आंखें बिक लेती है। वहीं अनुराग अपने चेहरे को ऊपर से नीचे करके स्नैप करता है, जिससे उसके नाक में रूही की महक उतर जाती है, जिससे वह और भी ज़्यादा मदहोश होने लगता है। वही विराज इस वक्त अपने मेंशन में गुस्से में चल रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी वहां सक्षम भक्त गया था और कहते हैं, विराट जल्दी चल, पता चल गया रूही कहाँ है। उसकी बात सुनकर विराज उसकी तरफ देखने लगता है तो सक्षम कहता है, वह का अनुराग उसे अपने आइलैंड लेकर जा रहा है, जल्दी कर। उसके आयरलैंड पहुंचने से पहले हम उसे रोकना होगा, क्योंकि एक बार उसके आइलैंड वह पहुंच गया तो थोड़ा और मुश्किल होगा रूही को वहां से बाहर निकलना। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि अनुराग कोई आम आदमी नहीं था, वह भी विराज के जितना पावर रखता था। वही फिर आज कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे करके तैसे करके अपनी रूही को वापस अपने पास लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी सिली गर्ल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये सब कहते हुए विराज की आंखों में इस वक्त लग ही जुनून नजर आ रहा था। वही सक्षम को ये देखकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसका दोस्त रूही के लिए फिक्र करता है, नहीं तो माया के लिए उसने आज तक कभी फिक्र नहीं की थी। यह बात उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता था। वही विराज और सक्षम वहां से निकल गए। वही दूसरी तरफ अनुराग रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जब रूही नहीं मानती तो अनुराग गुस्से में उसे एक थप्पड़ चढ़ा देता है, जिससे रूही के गाल पूरे सूज जाते हैं। वही अनुराग अपना गुस्सा शांत करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है और अपने बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। जब वापस आता है तो काफ़ी नशे में था और वह फिर एक बार रूही के पास जाते हैं, जो इस वक्त सो रही थी। उसको देखकर वह लड़खड़ाते कदमों से उसके पास जाता है और उसके हाथों की रस्सी को खोलने लगता है, जिससे रूही की नींद तुरंत खुल जाती है। वह फिर से अनुराग को देखकर काफ़ी सारा डर जाती है, मगर अपने हाथ को खुलता देख खुश होकर उसे अपने आप को दूर करने के लिए करने लगती है और अपने हाथों का उसे करके उसे धक्का देने की कोशिश करती है, मगर अनुज उसकी हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर लगा देता है और कैसे इतनी क्या चलती है हुई, थोड़ा सा तो रुको, मुझे मालूम है तुम भी मुझे अपने के लिए बेताब हो रही हो। उससे ये सब बातें सुनकर रूही को उससे और ज़्यादा घिन रही थी। वही अनुराग फिर से उसके किस करने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार रूही की हाथ खुले हुए थे,
जिससे वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अनुराग को धक्का देती है और एक चांटा कस के उसके गालों पर लगा देती है, जिससे अनुराग संभाल नहीं पाता, वह बेड से नीचे गिर जाता है। अनुराग जैसे ही पेट से नीचे गिरता उसका सारा नशा गुल हो जाता है। वह गुस्से में रूही की तरफ देखा है जो उसे एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल लिए देख रही थी। उसको ऐसे देखकर अनुराग का खून और जलने लगता है और वह गुस्से में होता है और रूही के बाल को पकड़ के कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? कब से मैं तुझे प्यार से समझाऊं, तुझे समझ नहीं आ रहा है? रुक, मैं तेरी सारी चर्बी निकलता हूँ। इतना कहकर अनुराग रूही के बालों को और भी ज्यादा तेज खींचता है, जिससे रूही की चीज निकल जाती है और वह जोर से चिल्ला पड़ती है और रोने लगती है। वही उसको ऐसे देखा और मैं क्या करता हूँ, इतना कहकर गुरुजी को बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अनुराग रूही के दोनों हाथों को पकड़ के बेड में धंस देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वही रूही से बचने की कोशिश करी थी, तभी एक धड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है, जिससे अनुराग और रूही दोनों ही हड़बड़ा के तरफ देखते हैं, जहां इस वक्त ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहने विराज गुस्से में उसे घूर रहा था। माही रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, वही अनुराग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। वह अपने आप ही रूही की हाथ को छोड़ देते हैं, जिससे रूही तुरंत अनुराग को अपने ऊपर से धक्का दे देती है और भागकर विराज के पास जाने लगती है, मगर वह जा नहीं पाती, क्योंकि अनुराग ने उसके पैरों में एक पत्ता लगाया हुआ था, जैसे लगाया जाता है जो भाग ना सके। उसे चीज को देखकर तो विराट का दिमाग और भी खराब हो जाता है और अपने गन को निकालकर उसे शिकार पर फायर करता है, जिससे वह टूट जाता है। वहीं विराट आगे बढ़कर अनुराग को मारना चालू करता है। पहली विराज के पीछे खड़ी थी, तभी वहां सक्षम आता है। वह भी विराज को देखा है जो कि अनुराग को मार रहा था, वह भी कुछ नहीं करता, वैसे देखता रहता है। विराज अनुराग के हाथों को पकड़ के मोड़ देता है, जिससे उसने रूही को छोड़ा था, जिससे अनुराग की बहुत ही भयानक चीज निकल जाती है। वही उसकी चीज सुनकर रूही भी डर जाती है और वह भी कांपने लगती है, मगर अचानक की रूही को चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने लगती है, जिसे देख सक्षम तुरंत पकड़ लेता है और विराज से कहते हैं, विराज रूही को देख। वही विराज कब से जो अनुराग को मार रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। वह पलट के देखा है जहां तू ही सक्षम के बाहों में थी, जिसे देख जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने गोद में ले जाता है और वहां से चला जाता है। वही सक्षम विराज के आदमियों से कैसे उसे अपने बेसमेंट में बुला लेता है। चैप्टर 27 अनुराग को मिली भयानक सजा। विराज रूही को लेकर तुरंत अपने मैंशन वापस आ गया था। विराज स्कूल लेकर सीधा अपने बेडरूम में जाता है और अपने बेड पर लेट देता है और फिर उसके बाद उसको देखने लगता है, मगर अभी भी रूही को होश नहीं आया था। ये देखकर वह गुस्से में रहते हैं, कब तक डॉक्टर आ रहा है सक्षम? तो उसकी बात सुनकर सक्षम कहते हैं, बस आ रहे हैं, मैंने फ़ोन तो किया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वही उसे डॉक्टर को देखकर विराज गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें फीमेल डॉक्टर लाने को बोला था, ये कौन से डॉक्टर तुम लेकर आए हो? तो उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है, अभी तो मुझे फीमेल डॉक्टर का नंबर भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे जो डॉक्टर मिला उसको मैं ले आया हूँ। वही उसकी यह बात सुनकर विराज उसको घूरने लगता है, बट उसे कुछ नहीं कहता। वही वह उसे डॉक्टर को रूही को चेक करने को कहता है। डॉक्टर थोड़ी देर बाद रूही को चेक करने के बाद एक इंजेक्शन लगता है और कहता है, सर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ड्रग्स दिया गया है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद में है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह तक इनको होश आ जाएगा। उसे डॉक्टर की बात खत्म होती है, वह डॉक्टर विराज से इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। वही विराज रूही को देखा है जो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर वह बाथरूम में चला जाता है। वही सक्षम डॉक्टर को छोड़ने के लिए बाहर गया था। वह बाथरूम से एक जिला टॉवल लेकर आता है और रूही के चेहरे को साफ करने लगता है और उसके बाद उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है, जिससे वह देखता है कि रूबी के चेहरे पर एक साइड काफ़ी ज़्यादा सूजन थी, जैसे किसी ने उसको थप्पड़ मारा। ये देखकर हाथों की नस काश गई थी। वह गुस्से में अपने मन में बोलता है, अनुराग तूने ये ठीक नहीं किया, तूने मेरी सिली गर्ल को नुकसान पहुंचाना है ना, मैं उन हाथों को ही तोड़ दूंगा, तुझे इतना तड़पाऊंगा जितना मेरी सिली गर्ल तड़पी है। इतना कहकर वह पास रखा था ऑइंटमेंट की ट्यूब को उठता है और उसे खोलकर उसकी जेल को रूही के चेहरे और उसके घाव पर लगने लगता है। तभी वहां पर सक्षम अपने साथ विवान को लेकर आता है, जो कि काफी रो रहा था। उसको देखकर और उसे सुनकर विराज इस तरफ देखा है जहां सक्षम विवान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर विवान शांत होने का नाम ही नहीं दे रहा था। वह बस एक ही चीज बोल रहा था, मामा।
एक्चुअली विवान रूही को ही मामा बुलाया करता था। तो ये सुनकर विराज सक्षम के पास आता है और विवान को अपने गोद में ले लेता है और वह सक्षम की तरफ देखकर कहते हैं इसने कुछ खाया है। तो सक्षम अपने हाथ में जो दूध की बोतल थी वह देते हुए उसे कहते हैं देखने में अभी तक इसमें दूध भी नहीं पिया है, बस कब से मामा मामा कर रहा है। उसकी यह बात सुनकर विराज उसके हाथों से दूध की बोतल ले लेता है और विवान को लेकर चुप करते हुए बोलता है, आ विवान चुप हो जाओ, देखो मामा आ गई है। जिसे सुनकर विवाह उसे तरफ देखा है जहां विराज उसे इशारा कर रहा था। वह वहां देखता है कि रूही विराज के बेड पर सो हुई थी। विराज विवान को लेकर बेड के पास जाता है और उसे अपने गोद में लेकर दिखाते हुए कहते हैं देखो मामा है ना, अब चुपचाप दूध पी लो और मामा के पास सो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर विराज विवान के मुंह में उसका दूध का बोतल पकड़ा देता है, जिसे पकड़ के विवान अपने दूध के बोतल से दूध पीने लगता है। थोड़ी देर बाद विराज देखता है कि विवान थोड़े नींद में है और उसका दूध का बोतल में दूध भी खत्म हो चुका था। इसलिए विराज विवान के हाथ से उसका दूध का बोतल लेकर टेबल पर रख देता है और उसे अपने कंधे पर उसका सर रखकर उसकी पीठ को सहलाता है, जिससे थोड़े देर विवान को भी देखा आ जाती है। जिसे विराज उसे लेकर रूही के पास लेता देता है, वही देवासी दे रूही की तरफ पेलता है और उसके हाथों को अपना सर रख लेता है और अपने हाथों को रूही चेस्ट पर रखकर सो जाता है। वही ये देखकर विराज का तो मुंह बन जाता है। वह अपने मन में कहता है शैतान कहीं का, देखो तो कैसे मेरे सिलीगल को पकड़कर सो रहा है। इतना कहकर वो फिर एक बार बुरा एक्सप्रेशन देखता है और विवान के पास एक पिलो लगा देता है, जिसे विवान बेड के नीचे ना गिरे और वह वहां रूम से निकल जाता है। वही विराज वहां से सीधा अपने मेंशन के बने बेसमेंट में चला जाता है, जहां इस वक्त कुर्सी पर अनुराग बंधा हुआ था। वह इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में था, तब भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था, क्यों उसने रूही को किडनैप किया और विवान को मरना चाहा। तभी वहां पर विराज आता है और उसे देखते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर कहते हैं लगता है तुम्हें अभी भी मुझे डर नहीं लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर अनुराग कहते हैं मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वो करना है कर लो, एक बार याद रखना विराट, अगर आज मैं जिंदा बच गया तो कल मैं तुमसे इससे भी बुरी मौत मारूंगा। उसके लिए बात सुनकर निराशा कहते हैं फिक्र ना करो पूरी मौत मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और सही बात तुम्हें जिंदा छोड़ने की तो विराज कपूर कभी भी किसी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। वह उसे इतनी बुरी मौत देता है जिससे उसे लोग और भी ज्यादा डरते हैं। तो आज तुमने जो गलती की है मेरी सिलीगल पर अपने नजरें डालने की, तो उसकी सजा पहले देते हैं। इतना कहकर विराज एक बोतल को उठना है जिसमें कुछ लिक्विड जैसा था और उसे लेकर अनुराग के पास जाकर उसकी उसे बोतल की क्या आपको खुलता है और एक हाथ से अनुराग का चेहरा पकड़कर ऊपर करता है और उसकी आंखों में वो लिक्विड डालने लगता है। वही वो लिक्विड पत्ते ही अनुराग की आंखों से खून निकलने लगता है और जिसे अनुराग बहुत बुरी तरह चिकने लगता है, क्योंकि विराज ने अनुराग के आंखों में इस वक्त एसिड डाल रहा था, जिससे उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। वही विराज जो एसिड बोले को ख़त्म हो जाने के बाद वहां फेंक देता है और फिर कहता है अब इसका हिसाब देते हैं। तुझे रूही देखकर उसे पाने की इच्छा हुई तो इसलिए तू उसे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब रूही नहीं मानी तो तूने इन्हीं हाथों से उसे थप्पड़ मारना। ये कहकर विराट का वह हाथ पकड़ लेता है जिसे अनुराग ने रूही को थप्पड़ मारा था और वह एक झटके से उसे हाथ को तोड़ देता है और वह उसे इतनी तरह तोड़ता है कि अनुराग की 5 उंगलियां टूट चुकी थी और वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, उसे दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर तभी विराज को उसे पर कोई दया नहीं आती और वह अपने हाथ में हथौड़ा लेता है और उसे अनुराग के में पाट पर मरता है, जिसे अनुराग उस दर्द को नहीं संभाल पाता है और उसकी जान निकल जाती है। मगर अभी भी विराज उसे वही जगह बार बार मार रहा था। फिर वह कहते हैं तूने इसी जुबान से मेरे बेटे को करने के लिए कहा था ना। इतना कहकर एक चाकू निकालकर अनुराग के टांग को काट देता है। वही काफ़ी खून बहे जाने कारण अनुराग मर जाता है और वही विराट उसको एक बार अपने पैर से लात मारता है, जिससे अनुराग जिस कुर्सी बैठ था वो गिर जाता है। वही विराज अपने पेट के पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने हाथों को साफ करते हुए कहते हैं जो भी विराज कपूर के फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका सामना वीके से होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वही जब सक्षम विराज को बाहर आता देखता है तो वो और कुछ गार्ड्स उस रूम में जाते हैं जहां अनुराग को रखा गया था, मगर वो लोग अनुराग की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनके माथे पर डर से पसीने की बूंद आ जाती है।
मगर फिर वो लोग अनुराग की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। चैप्टर 28 विवान बना विराज का प्यार का दुश्मन। सुबह का समय। रूही विराज बेड पर आराम से सो रही थी। उसे खिड़की आते हुए धूप से उसे सोने में परेशानी हो रही थी और धीरे धीरे नींद खुलती है। वह अपनी आंखें पूरी तरह खोलती है और वह देखती है कि वो विराज के कमरे में है। वह खुद को विराज के कमरे में देखकर थोड़ी हैरान थी। वह अभी भी अपने पलकों को झपका रही थी जैसे अभी भी उसको बहुत नींद आ रही हो। तभी उसका ध्यान विवान पर जाता है। उसको देखकर रूही को कल रात की सारी बातें याद आती है, जिससे रूही की नींद उड़ जाती है। वो तुरंत विवान को अपने गोद में लेकर ऊपर से नीचे तक देखी है जैसे कि वह उसको चेक कर रही हो कहीं लगी तो नहीं है ना उसे। तब वह देखती है विवान के हाथ पर छोटे से पट्टी बनी थी जिसे देख रही कि चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वह विवान को अपने सगे बेटे जैसा प्यार करती थी और वह उसके हाथ पर चोट को देखकर उसका मन रोने का कर रहा था। वह प्यार से उसे हाथ पर किस करती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी वहां पर सक्षम आता है। वह रूही को जागता देखकर बोलता है, रूही तुम जाग गई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो उसकी यह बात सुनकर रूही कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मगर यह विवान के हाथ में क्या हो गया? इसको ज्यादा लगी है क्या? डॉक्टर से दवाएं ले ली हैं न, मैं इसे खिला देती हूँ। इतना कहेकर वो अपना हाथ आगे कर देती है जिसे देख सक्षम समझ जाता है कि रूही उसे से क्या मांग रही है। वह कहते हैं, रूही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। और रही बात दवाएं की तो वह तुम्हारे पास वाले टेबल पर रखा है, वह ब्लू वाले जार में है ना उसमें, और तुम्हारे दवाई वह पिक वाले जार में है। उसको फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके ले लेना, मैं तब तक विराज के पास से आता हूँ। उसको बुलाकर इतना कहकर सक्षम वहाँ से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद रूही विवान को प्यार से देखने लगती है और उसके माथे पर किस करके उसी के पास लेटी रहती है। तभी विराज रूम के अंदर आता है जो कि कब से स्टडी रूम में अपने कंपनी के कुछ काम कर रहा था। उसे जब ये पता चला कि रूही को होश आ चुका है इसलिए वह मिलने आया था। उसके पास जाकर प्यार से उसे देखता है क्योंकि रूही विवान को अपने गोद में लिए प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वही रूही को ऐसा करता था। विराज को बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि विराज को ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि बेटे को संभाल सके, क्योंकि विवान को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं नसीब हुआ था और ना ही कभी उसकी केयर, क्योंकि माया कभी विवान की केयर नहीं करती थी। वह उसके साथ ऐसे बिहेव करती जैसे कि वह गंदी चीज़ हो जिसे छूकर वह गंदी हो जाएगी, इसलिए वो कभी भी विवान के आसपास भी नहीं रहती थी। मगर बचपन से ही विराज नहीं विवान को संभाला था और उसे इतना बड़ा किया। मगर जब उसे लगने लगा कि उसके बेटे को एक माँ की ज़रूरत है तो वह एक ऐसी बेबी सीटर को ढूंढने लगा जो कि विवान को बिल्कुल माँ जैसा प्यार से सके। मगर तब उसे रूही मिल गई जो विवान के साथ साथ उसको भी संभालने लायक थी, इसलिए विराज धीरे धीरे रूही की करे देखकर उसके प्यार में पड़ गया। रूही वैसी थी जैसे विराज को चाहिए थी। रूही के अंदर की बेस्ट क्वालिटी ये थी कि वह कभी भी घमंड नहीं करती थी। उसे पैसों से कोई भी प्यार नहीं था, ना रेपुटेशन से, नहीं उसे अपनी खूबसूरती से प्यार था। उसे तो बस लोगों को अपना प्यार और केयर देना पसंद था, पर बदले में उनसे रिस्पेक्ट लेना पसंद था। मगर माया बिल्कुल ऐसे नहीं थी। उसे बहुत घमंड था अपने रिच होने का, उसे अपने खूबसूरती पर नाज था। जहाँ रूही काइंड हार्टेड थी वहीं माया एक बिगड़ी हुई बारे बाप की बेटी थी। विराज अभी भी वहीं खड़ा हो गई यह सब सोच रहा था। तभी वह देखता है कि विवान अपना चेहरा रूही के सीने से लगाए सोने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर विराज जल भून जाता है और कोई जल्दी से जाकर रूही के पास से विवान को अपने गोद में ले लेता है। वही रूही थोड़ी हैरान थी, अभी अभी उसके साथ हुआ क्या? वही विवान अब रोने लगा था रूही की गोद से हटके, इसलिए रूबी गुस्से में घूरने लगती है, जिसे देख विराज कहता है, क्या हुआ? इस भूख लगे इसलिए रो रहा है, मैं अभी मेड को बुलाता हूँ। तो उसकी बात सुनकर रूही कहती है, मेड को क्या ज़रूरत है, आप जाओ जल्दी से विवान के लिए दूध लेकर आओ। वो ये सब ऑर्डर देने वाले लहजे में बोल रही थी और ये कहेकर रूही विराज के गोद विवान को भी ले लेती है। वही विवाह रूही के गोद में आकर काफ़ी खुश हो गया था, मगर वह शो नहीं करता। रूही की बात सुनकर वह और भी ज़्यादा मन में हंस रहा था। उसे उन दोनों के सारे बातें समझ में आती थी क्योंकि वह बहुत समझदार है, बट वो ये बात किसी को शो नहीं करता है। मगर विराज और सक्षम को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि उनका छोटा शैतान बहुत ज़्यादा चालाक है। वह अपना इनोसेंट फेस बनकर किसी को भी बेवकूफ़ बना देता था और जब वह रूही के सामने होता है तो और भी ज़्यादा मासूम और क्यूट बनने की कोशिश करता है, जिससे वह विराज को रूही के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं देता था।
तो सच में विराज के प्यार का दुश्मन था जिसे विराज चाहकर भी उसे दूर नहीं कर सकता था। वही विराज रूही की बात सुनकर उसे घूर रहा था तो रूही कहती है ऐसे क्या घूर रहे हैं, जाए जल्दी से विवान के लिए दूध लेके के आइए नहीं तो। वही उसकी नहीं तो सुनकर विराज बोलता है क्या कर लोगी नहीं तो बताओ। तो रूही कहती है नहीं तो आप मुझे 1 हफ्ते तक किस नहीं कर सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर भी राशि आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह बोलता है सिली गर्ल, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें किस किए एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। विराज की बात सुनकर रूही कहते हैं मुझे ये बात मालूम है इसलिए आपको ये पनिशमेंट दिया है हूँ। तो उसकी बात सुनकर विराज करता है ओके फाइन जा रहा हूँ और वह जाने लगता है। तभी उसकी नज़र विवान पर जाती है जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अपने मन में कहता है छोटा शैतान कहीं का हमेशा मेरे प्यार का दुश्मन बन जाता है। विराज विवान को एक नज़र घूर के देखता है और वहां से चला जाता है। चैप्टर 29 विराज की बेशरम वाली बातें। विराज आज अपना सारा काम घर से कर रहा था क्योंकि वो अपना टाइम रूही और विवान के साथ बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपने सारे इम्पोर्टेंट वर्क को अपने स्टडी रूम से किया था। वही रूही और विवान दोनों ही को चोट आई थी इसलिए वो लोग ज़्यादातर आज के दिन रेस्ट कर रहे थे क्योंकि रूही की मेंटल हेल्थ इन सब इंसिडेंट से अभी ठीक नहीं था। उसे अभी भी अनुराग याद था और वो उसे भूलने की कोशिश भी कर रही थी, बट वो एक दिन में कैसे उसे भुला सकती थी। उसे अच्छे से रेस्ट की ज़रूरत थी। इस तरह सुबह से रात हो जाती है। वही रूही और विवान अभी साथ में सो रहे थे। रात के 8 बजे करीब रूही को नींद खुलती है और वो देखती है विवान अभी भी जगा हुआ था। वो रूही देखता जो कि अभी उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर विवान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर रूही के पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे रूही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़कर विवान को अपने गोद में बैठा लेती है, जिसे विवान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वो रूही के साथ अपने लैंग्वेज में बात करने लगता है, जिसे रूही भी उसकी बात सुन के मुस्करा के वो भी उसे बातें करने लगती है। वही कोई और भी था जो उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो विराज था जो अभी अभी ही अपने रूम में आया था। वो उन दोनों को इस तरह देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। मगर विराज के कान में तभी एक आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो रूही के तरफ हैरानी से देखने लगता है। मगर कुछ देर बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस वक्त रूही का ध्यान विवान पर था और इसके पेट से आवाज़ आ रही थी, जिसे सुन के रूही विवान के तरफ देखकर कहती है विवान बेबी देखो, मामा को भूख लगी है तो आपको भी लगी होगी, तो चलो साथ में फ्रेश होकर नीचे चलते हैं और साथ में हम दोनों डिनर करेंगे। उसकी बात पर विवान भी अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रूही मुस्कुराने लगती है। रूही को विवान के बातें हमेशा से अच्छे समझ आती थी। ये बात विराज को भी कभी कभी हैरान कर देती थी, क्योंकि रूही जितना अच्छा विवान को जानती थी और समझती थी, मगर माया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो विवान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती है, वो तो उल्टा वैसे ही उसे छोड़कर चली जाती थी, जिसे विवान को मेड्स ही संभालती थी। मगर जब ये बात विराज को पता चली तो वो माया को समझता भी था, बट वो नहीं समझती थी। इसलिए विराज ही विवान को लेकर अपने ऑफिस लेकर चला जाता था और वो उसके साथ ही ऑफिस में रहता था। वही उसे संभालता था और उसकी केयर करता था। वही विराज अभी भी अपने क्लोजेट रूम में खड़ा ये सब सोच रहा था। तभी उसका ध्यान रूम के गेट पर नॉक करने के आवाज़ पर जाती है, जिसे सुन के विराज क्लोजेट से बाहर आकर देखता है कि रूही अभी बेड पर नहीं थी। वहाँ इस वक्त विवान अकेला बेड पर बैठा अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर बाथरूम के तरफ देख रहा था, जिसे देख विराज समझ जाता है कि रूही इस वक्त बाथरूम में गई हुई है। इसलिए वो एक नज़र विवान को देखकर रूम का गेट ओपन करता है और वो देखता है एक मेड अपने हाथ में एक ट्रे लिए खड़ी थी। वही तभी एक और मेड आ जाती है, जिसके हाथ में इस वक्त एक और ट्रे था। वो दोनों मेड अपना सर झुकाए खड़ी थी, जिन्हें देख विराज उनके सामने से हट जाता है, जिसे वो दोनों मेड रूम के अंदर जाकर वो ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रख कर वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद विराज फिर से अपना रूम बंद कर लेता है। तब वो देखता है कि रूही इस वक्त विवान को अपने गोद में लिए उसकी मालिश कर रही थी, जिसे देख विराज कहता है रूही तुम आज ये मालिश क्यों कर रही हो। उसकी ये बात सुन के रूही थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विराज कब का रूम आ चुका था। वो विराज के तरफ देखकर कहती है आप आ गए।
तो उसकी ये बात सुनकर विराज थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रूही जब भी विवान के साथ होती थी तो उसे भूल ही जाती थी। इस वजह से वो रूही को एकदम छिड़कर जवाब देता है, हाँ मैं कब आ गया हूँ जब से तुम अपने विवान बेबी के साथ खेल रही हो। उसकी ये बात सुन के रूही थोड़ी हैरानी से कहती है, इसका मतलब कि आप आधे घंटे से यह हो। रूही ये सब पैनिक और घबराहट में बोलती है जिसे विराज उसकी तरफ देख अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे सुन के रूही को कुछ याद आता है और वो उसके चेहरा शर्म और एम्बस से लाल हो जाता है क्योंकि रूही को अपने कुछ देर पहले की अपनी हरकत याद आती है। वही उसको ऐसे देखकर विराज समझ जाता है कि रूही क्या सोच रही है, इसलिए वो वहां से बाथरूम के तरफ जाते हुए कहता है, जाओ जाकर खाना खा लो। उसकी ये बात सुनकर रूही जो विवान को गीले टॉवल से साफ कर रही थी, धीरे से कहती है, पहले मैं विवान को दूध पिलाकर सुला दूं फिर मैं फ्रेश होकर खाना खाती गई। उसकी ये बात सुनकर विराज जो इस वक्त अपने क्लोजर रूम में अपने कपड़े लेना जा रहा था वो रुक जाता है और वो रूही के पीछे से आकर अपनी बाहों में भर कर धीरे से रूही के कान में कहता है, क्यों न हम दोनों साथ में ही शावर ले लेते हैं जिसमें मैं तुम्हारी सॉफ्ट बॉडी को वॉश करने में हेल्प भी कर दूंगा। ये सब वो रूही कान में हंस की वॉइस में कहता है और विराज की सांस इस वक्त रूही कान में पड़ रही थी जिसे रूही को अपने बॉडी एक अलग फीलिंग आ रही थी जिसे उसकी सांसें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। वही विराज की बेशर्मी वाली बातें सुन के उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वही विराज रूही के गले पर किस कर रहा था। वही विवान अब रोने लगता है जिसे सुनकर रूही विराज को धक्का दे देती है जिससे विराज संभाल नहीं पाता है, वो सीधा फ्लोर पर गिरता है। वही रूही जल्दी से विवान को अपने गोद में लेकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है और फिर कॉफ़ी टेबल से विवान के दूध की बोतल को उठाकर उसके मुंह में लगा देती है और उसे बेड पर लेटा देती है। वही विराज अपनी कमर पकड़कर खड़ा होता है और वो रूही के तरफ देखता है जो कि इस वक्त विवान को संभाल रही थी, मगर उसकी नज़र जब अपने बेटे पर जाती है तो उसकी आंखें और गहरी हो जाती है क्योंकि उसका बेटा मुस्कुराते हुए से देख रहा था। विवान को अपने ऊपर ऐसे एस्टर देखकर विराज उसे घूरकर देखता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। चैप्टर 30 लेटर। सुबह का समय। विराज और रूही एक दूसरे को बाहों में भर के सोए हुए थे। तभी रूही की नींद खुलती है। रूही देखती है कि विराज अभी भी उसे पकड़े हुए सो रहा था, मगर विराज रूही को पकड़ कर सो रहा था जिससे रूही उठ नहीं पा रही थी। वह ना चाहते हुए भी वो विराज को घूरने लगती है, मगर वह कैसे भी करके विराज से अपने आप को छुड़ाती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती है। रूही ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप पहनी हुई थी और नीचे उसने ब्राउन कलर की जीन्स पहना हुई थी जिसमें वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रूही इस वक्त अपने बालों को टॉवल से सुखा रही थी। उसका ध्यान अपने बालों को सुखाने में था। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वह नीचे चली जाती है क्योंकि आज उसका मन विराज हो विवान के लिए कुछ हेल्दी बनाने का था, वह भी अपने हाथों से बने का था, इसलिए वो नीचे किचन में चली जाती है। रूही वहां जाकर विराज और विवान के लिए और सक्षम के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। वही विकास से जब नींद खुलती है तो वह देखता है रूही उसके बाजू में नहीं थी, जिसे देखकर विराज समझ जाता है कि रूही वॉशरूम में होगी। उसे तरफ देखते हैं मगर रूही उसे वॉशरूम में भी नहीं मिलती है। फिर विराज की नज़रें के ऊपर जाती है जो इस वक्त अपने पालने में सो रहा था। ये देखकर वो जल्दी से उठकर वह बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर विवान को एक नज़र देख उसे वही छोड़कर नीचे चला आता है। विराज जब नीचे हॉल में आता है तो वह देखता है कि जो भी वहां पर भी नहीं थी, जिसके कारण वह गार्डन में जाने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ गाने के गुनगुनाने की आवाज़ आती है जो कि किचन की तरफ से आ रही थी, जिसे सुनकर मेरा समझ जाता है कि रूही कहाँ है, इसलिए वह भी किचन की ओर चला जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि रूही वॉश बेसिन में अपने हाथों को साफ कर रही थी। उसका ध्यान अपने हाथों को साफ करने में था। तभी रूही को महसूस होता है कि कोई उसकी कमर पर अपने हाथ रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके कमर को अपने हाथों में भर लेता है और उसको अपने कानों के पास किसी की ग्राम सांसें महसूस होती है जिसे वो पूरी तरह कांप जाती है। तभी रूही को अपने कानों में किसी की गहरी आवाज़ सुनाई देती है जो कि विराज का था। वह धीरे से उसके कान में बोल रहा था, सिलीगल तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो। उसकी यह बात सुनकर रूही विराज के सवाल का जवाब देते हुए धीरे से कहती है, एक्चुअली आज मैं आप लोगों के लिए अपने अपने हाथों से कुछ ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैं इतनी सुबह किचन में आ गई थी।
उसकी यह बात सुनकर विराज रूही से कुछ नहीं कहता है और वह रूही के तरफ देख आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर लेता है, जिसे रूही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मगर तभी वहां पर एक मिनट आ जाती है और वह दोनों को देखकर अपना सर झुका के धीरे से कहती है, सर आपके लिए एक बुके आया है, वह मैंने टेबल पर रख दिया है। उसकी यह बात सुनकर विराट उसको एक नज़र देखा है और कहते हैं तुम अब जा सकती हो। इस ये बात सुनकर वह मेड चुपचाप वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद विराज रूही के गाल पर एक बार और किस करके वहां से चला जाता है और लिविंग रूम में आकर टेबल पर से वह बुके को उठाकर देखता है। वह भूखे एक रेड और वाइट रोज का बुके था जो कि विराज का फेवरेट कलर था और उसके अंदर एक नोट पड़ा था, जिसे देख विराज इस नोट को निकलता है और उसे ओपन करता है। उसके अंदर से एक छोटा सा लेटर था जिसे विराज ओपन करके पढ़ता है, जिसे पढ़कर विराज की आंखें बड़ी हो जाती है और हारने से बड़ी हो जाती है। वह हैरानी से उसे लेटर को देख रहा था, क्योंकि उसे लेटर के अंदर लिखा था, hello.my dearest हबी, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बहुत मिस किया होगा। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है, मैं वापस आ रही हूँ, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। योर डियरेस्ट विफी, माया। इसी के साथ उसे पर एक लिप का किस मार्क था। वही यह सब देखकर बिना कोई भाव लिए सक्षम का आवाज़ देता है, सक्षम। जिसे सुनकर सक्षम के साथ साथ डैनी भी नीचे हॉल में आ जाता है। उसके हाथ से भी सामान छटकर नीचे गिरते जाता है और वह भी हाल में आ जाती है। मगर विराज रूही को एक नज़र देखकर वहां से चुपचाप अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। मैं रूही बस उसे जाते हुए देखने लगती है। वही सक्षम और डैनी विराज का मतलब समझाकर उसके पीछे उसके स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम के अंदर विराज सोफे पर बैठा था। इस वक्त उसने अपने शर्ट के 3 बटन खोले हुए थे और उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें वाइन भरी हुई थी और दूसरे हाथ में वह लेटर था। वही सक्षम और डैनी उसके सामने खड़े थे और अभी भी कंफ्यूजन में विराज को देख रहे थे, जिसे देख विराज अपने हाथ में पकड़ा वह लेटर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर सक्षम अपना हाथ आगे बढ़कर उसे लेटर को उठा देता है और उसे पढ़ने लगता है। मगर उसके पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर 12 बजे बज जाते उसका चेहरा हैरानी के कारण बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बनता है, जिसे देखकर दैनिक भी उसे हैरानी से देखा है। फिर उसके बाद उसके हाथ से वह लेटर लेकर पढ़ता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर भी 12 बजे जाते हैं। सक्षम हैरानी में विराज के बाजू में रखे सोफे पर धाम के साथ बैठ जाता है और वह हैरानी से विराट की तरफ देखकर कहते हैं, इसका मतलब माया जिंदा है। उसकी यह बात सुनकर फिर विराज कहता है, इस लेटर का मतलब है कि माया जिंदा है और वह बहुत जल्द यहाँ आने वाली है, इसलिए पता करो कि माया का भाई किधर है और पता करो और ढूंढो माया को। उसे वक्त मुझे लगा था कि माया उसे टाइम मर चुकी है, बट नहीं, वह जिंदा है, वह वापस आ रही है और वह इस बार वापस आई तो अगर उसे पता चला कि रूही मेरी होने वाली वाइफ है तो पक्का वह रूही को परेशान और करने की कोशिश करेगी। इसलिए मेंशन की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दो, ऑफिस में भी सिक्योरिटी टाइट कर दो और हाँ, माया के भाई पर नज़र रखो और पता करो इस वक्त माया है कहाँ। उसकी यह बात सुनकर डैनी अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। मगर जब वह रूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है रूही भी इस वक्त इस तरफ आ रही थी, जिसे देखकर डैनी उसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग रूही। तो उसकी यह बात सुनकर रूही भी अपना चेहरे पर एक मुस्कान लिए बोलती है, गुड मॉर्निंग डैनी भैया, और वह डैनी चला जाता है। वही रूही स्टडी रूम के गेट पर नॉक करती है, जिसे सुनकर विराज और सक्षम जो बातें डिस्कस कर रहे थे वह बंद कर देते और विराज कहता है, कम इन। उसकी यह बात सुनकर हुई अंदर आ जाती है। वही रूही को देख सक्षम वहां से खड़ा होते हुए कहते हैं, चलो नीचे ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो उसकी यह बात पर रूही रहती है, मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, मैंने सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। तो उसे बात पर सक्षम खुश होते हुए बोलता है, मतलब क्या आज का ब्रेकफास्ट कुछ अमेजिंग सा है। उसके बाद पर रूही अपना सर हाँ में हिला देती है। वही सक्षम तुरंत वहां से चला जाता है। वही विराज अभी भी वैसे ही बैठा था और वाइन के गिलास को पकड़े, जिसे देखकर रूही उसके पास आती है और कहती है, यह आप सुबह सुबह क्या पी रहे। तो उसकी यह बातें सुनकर जिसको एक नज़र देखते हैं पर एक झटके से उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है, जिसके कारण रूही अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और सीधा विराज के गोद में जाकर गिरती है। वही विराज रूही की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ता है और दूसरा हाथ से रूही के चेहरे को थोड़ा ऊपर कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं पिया है, बट अब मैं कुछ पीने का सोच रहा हूँ, जिससे रूही उसे कन्फ्यूज़न में देखने लगती है।
मगर वह कुछ समझ पाती उससे पहले विराज रूही के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और एक पैशनेट किस के बाद उसे छोड़ता है। वही उसके छोड़ते ही रूही लंबी लंबी सांस लेने लगती है और विराज को डाका देकर वहां से भाग जाती है। वही उसके जाते ही विराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ माफिया एंडलेस लव।